शुरू कर। कोर्ट्स एक्ट जो है आपका सिविल लॉ 1 का पार्ट है। ठीक है, प्री और मेंस एज हमें पता है कि इसमें भी जो आपके हिमाचल के मेंस होते हैं वो 3 पेपर ही होते हैं। सॉरी, प्री जो होते हैं वो 3 पेपर होते हैं। सिविल लॉ 1 का अलग होता है जो 50 नंबर का होगा। सिविल लॉ 2 का अलग होगा फॉर 50 मार्क्स, सॉरी 100 मार्क्स एंड 50 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड सिमिलरली क्रिमिनल लॉ में भी 50 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। तो 300 नंबर टोटल का आपका पेपर होता है। इन्होंने वो नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट कर दी है, वो हम सब ने देख लिया है। पहले इन्होंने इंक्रीज कर दिया था, अब वापस इन्होंने 50 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच, तो दैट मीन्स 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का पेपर है। अब इसमें से अगर आप देखो सिविल लॉ 1 में हमारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है सीपीसी, एविडेंस, इम्पोर्टेंट नहीं कहूंगी, मेजर कहूंगी। एंड उसके बाद 2 हैं जो नॉर्मल वाले हैं एंड एक ये माइनर है। तो अगर हम 50 क्वेश्चन का डिवीजन इसमें से करते हैं तो इसमें से मैक्सिमम आपके प्री में 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, एंड मेंस में 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट वही बात है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कंपटीशन इज गोइंग टू बी कट थ्रोट। 300 नंबर है, 250 नंबर तो आप अपने लगा कर चलो फॉर सेफ स्कोर, है ना। तो उसके लिए ये 2-3 क्वेश्चन भी जो हैं विच मीन्स 4 से 6 नंबर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ये वाली एक्ट के जो क्वेश्चंस है ना, ये तो फ्री के नंबर है। अगर आप एक बारी एक्ट अच्छे से पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो, तो ये फ्री के नंबर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगेन जो हमारी सबसे पहली चीज होती है जो हमने देखनी होती है, इनैक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट एंड साथ में प्रीएम्बल, है ना। प्रीएम्बल हमारा कितने टाइप का होता है प्रीएम्बल? कितना? पहला कौन सा होता है? कंसोलिडेटिंग का क्या मतलब होता है कि आपका लॉ जो था उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, अलग अलग इनएक्टमेंट्स में था। हमने क्या किया, हमने वो सारी इनएक्टमेंट्स उठाई और उनको इकट्ठा करके एक लॉ बना दिया। ठीक है, तो जहां पर वर्ड कंसोलिडेटिंग आ गया, जहां पर जिस एक्ट के प्रीएम्बल में वर्ड कंसोलिडेटिंग आ गया, उस एक्ट का मतलब है कि वो क्या है, एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, कि आपको उस चीज से रिलेटेड लॉ देखने के लिए किसी और किताब को उठाने की जरूरत नहीं है, उसी एक्ट में द लॉ इज कंप्लीट। देन हमने कहा अमेंडिंग। अमेंडिंग क्या होता है? लॉ पहले था बट बिकॉज ऑफ सर्टन चेंजेस, सर्टन सर्कमस्टांसेस जो चेंज हुए हैं, हमें लॉ को चेंज करना पड़ रहा है। हमें सबको पता है लॉ इज डायनेमिक। ठीक है, इट चेंजेस एज पर दी सोसाइटी। तो अब जो है हमें नया लॉ नहीं, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, तो हम क्या कर देते हैं, अमेंडमेंट्स ले आते हैं। ठीक है, देन इज डिफाइनिंग, कुछ टर्म्स या कुछ चीजें जो आपने डिफाइन करनी होती है। ठीक है, कोडिफाइंग भी हम कह सकते हैं। कोडिफाइंग बेसिकली वो होता है कि आपने कस्टम्स को जो है लॉ का रूप दे दिया है। ठीक है, और बेस्ट हमारा एग्जाम्पल है हिंदू लॉ हमारा।
देन इज इनैक्टिंग। इनैक्टिंग क्या होता है? अब इनैक्टिंग कहता है कि इससे रिलेटेड लॉ पहले था ही नहीं, हमने ये फर्स्ट टाइम लॉ बना रहे हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंड इसीलिए हम उसको इनैक्टिंग लॉ कहते हैं। तो अगर हम देखें, हमारे कोर्ट्स एक्ट का प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू इनैक्ट लॉ रिलेटिंग टू कोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन्होंने बोला इसको असेंट मिला है 26 मई 1976 को। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो गवर्नर का असेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट का नहीं है। प्रेसिडेंट का क्यों नहीं होगा? हाँ, ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, एंट्री नंबर 11 है ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, वेयर बोथ स्टेट एंड सेंटर दे हैव द पावर टू रेगुलेट द लॉ। ठीक है, बट यहाँ पर पहले लॉ स्टेट ने बना दिया है, तो ये प्रिवेल कर रहा है क्योंकि एनीथिंग रिपग्नेंट सेंटर ने नहीं बनाया। तो हमें डेट याद रखनी है। एंड इसकी एनफोर्समेंट डेट भी सेम है। इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस। ठीक है, एक्ट का नाम अच्छे से याद रखना है, द भूलना नहीं है, द हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976, एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम ये जो डेफिनेशंस है ना, ये जो जैसे जैसे हमारे सेक्शंस आते जाएंगे हम वैसे वैसे देखते जाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट जो है क्लासेस ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। तो पहले दो तीन चीजें मैं बता देती हूँ आपको, एक ट्रिक सी है याद रखने की। आप जो भी अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे ना इस क्लॉज के अंदर, वो आप अपॉइंटमेंट्स देखोगे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट कर रहा है। ठीक है, एंड जो भी पावर्स असाइन हो रही हैं, फंक्शंस दिए जा रहे हैं, डेलीगेट किया जा रहा है, डेलीगेट वर्ड नहीं यूज करूंगी, जो फंक्शंस एंड पावर्स दिए जा रहे हैं वो दे रही है हाई कोर्ट। ठीक है, ये आपके प्री के सवाल बनते हैं। तो आप जब देखोगे, अभी आप पढ़ोगे तो सारी अपॉइंटमेंट्स जो है, जो जजेस की है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट करी हुई है, एंड जो अदरवाइज पावर्स डेलीगेट करना है, पावर्स देना है, वो हाई कोर्ट ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम एक बारी देखते हैं कि कोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। कितने टाइप के कोर्ट्स होते हैं हमारे पास? नहीं पता? नहीं? हाँ, कितने टाइप के कोर्ट्स होते हैं, इसमें कितना मुश्किल है? हाँ, एक हमने कहा सिविल, एक हमने कहा क्रिमिनल। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप के कोर्ट्स होते हैं, सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है, फिर हमने बोला सिविल कोर्ट्स, जनरल हायरार्की करा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड क्रिमिनल कोर्ट्स की भी, एंड दे आर
इंफीरियर टू भी नहीं बोलूंगी, दे आर जूनियर्स कह लो, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे आते हैं हायरार्की में, ठीक है। सिविल में पहले होता है डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आपका आ गया सिविल जज, सीनियर डिवीजन, एंड इसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है। क्रिमिनल में क्या होता है, क्या होते हैं सबसे, सेशंस जज, कोर्ट ऑफ सेशंस या सेशन जज, एंड इनके साथ ही एडिशनल सेशन जज, ठीक है। असिस्टेंट होते हैं इनसे नीचे, फिर सीजेएम, जेएमआईसी, जेएम2सी, ये हमारी हायरार्की सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की, ठीक है। अब जब हमने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, हमने वहां पर देखा है, जब मैंने आपको सीपीसी की रेफरेंस दी है, तब हमने कहा कि हम जब वो करते हैं, केस फाइल करते हैं, आपका जो सूट है इट इज ऑलवेज इंस्टीट्यूटेड बाय वे ऑफ प्लेंट, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। सेक्शन 26 रीड विद ऑर्डर 4 रूल 1 यही चीज बोलता है, जहां पर भी आपने प्लेंट फाइल करी है इसका मतलब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, एंड सूट इंस्टीट्यूट किया है आपने कहां पर, सिविल कोर्ट्स में, ठीक है। अब हमने ये हमेशा डिफरेंस देखा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिमाचल एंड पंजाब एंड हरियाणा। हिमाचल में हम सीधा क्या करते हैं, क्या हम यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। वो क्या कहता है कि देयर इज अ फाइलिंग डिपार्टमेंट पंजाब एंड हरियाणा में, जहां पर हम फाइल देते हैं जाकर, है ना, एंड जो वो ऑफिसर होते हैं वो चेक करते हैं वेदर इट इज जो ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 के कंप्लायंस में है या नहीं है, ठीक है। ये चीज हमने करी हुई है। बट हिमाचल में क्या होता है, हिमाचल में ऐसा कोई फाइलिंग डिपार्टमेंट अलग से नहीं होता, हालांकि वो अब शुरू करने वाले हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है, आप सीधा जाकर फाइल जो है जज को देते हैं, ठीक है। एंड फिर हम आगे देखेंगे जज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल एंड जो आपका सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है, वो आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं केसेस। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई, क्या इसमें कुछ जुडिशियल माइंड अप्लाई हुआ है, इज इट अ जुडिशियल फंक्शन? यहाँ पर जुडिशियल माइंड की एप्लीकेशन एज सच नहीं हुई, तो ये इट इज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हमारे कोर्ट्स को करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं जो हमारे कोर्ट्स को करने पड़ते हैं, तो सिर्फ जुडिशली ही नहीं वो एक्ट करते, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी एक्ट करते हैं। तो कोर्ट्स एक्ट में वो सारी चीजें बताई हुई हैं कि आपने जब एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, जैसे कुछ मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एम्प्लॉय करने हैं वो कौन करेगा, ठीक है, वो बताते हैं। देन जैसे मैंने आपको ये बताया पावर टू डेलीगेट या पावर टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। देन जुरिस्डिक्शन, मैंने आपको बड़ी बारी बताया पिक्यूनियरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के बारे में, ठीक है। वो सारी चीजें भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कर लिया। सेक्शन 3 कहता है, पहले तो इंडेक्स रख लेना प्लीज, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन में से आएंगे, ये बहुत ही फ्री के नंबर है, बस दिन में आप चाहे इसमें 1 घंटा भी लगा लोगे ना इस एक्ट में, वो इट इज डन, ठीक है। चलो, क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। अब यहां पर इन्होंने बोला, हम पहली लाइन अभी छोड़ रहे हैं, देयर शैल बी फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कर चुके हैं हम,
द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड द कोर्ट ऑफ सिविल जज। अब अगर आप यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर एक अमेंडमेंट मिलेगी। ठीक है, बेसिकली 2002 में इन्होंने चेंज कर दिया था, 2009 की होनी चाहिए वैसे। यहां से उन्होंने वर्ड जूनियर डिवीजन हटा दिया। यहां पर उन्होंने जूनियर जो लिखा हुआ था वो हटा दिया। हाँ, 2014 अमेंडमेंट से, 2014 की अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, एचपी कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2014। अब अगर आप हिमाचल में जाओगे ना, तो वहां पर सीनियर डिवीजन सिविल जज होते हैं एंड सिर्फ सिविल जज। ठीक है, मैक्सिमम सिविल जज 1, सिविल जज 2 करके उनको बुला लेते हैं, बट अदरवाइज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज बस। ठीक है, इन्होंने जूनियर ये वर्ड कहा कि थोड़ा सा इंफीरियर फील करवाता है एंड देयर शुड बी नो सच कैटेगराइजेशन, इसीलिए उन्होंने सीनियर तो रहने दिया बट जूनियर हटा दिया एंड सारे सिविल जजेस हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें पहली लाइन, जो वो कहते हैं बिसाइड्स कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। ठीक है, उन्होंने बोला कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस तो है ही है, उसके अलावा ये सारे कोर्ट्स हैं। तो आपका क्वेश्चन आता है कि कितनी क्लासेस ऑफ कोर्ट्स दी गई है सेक्शन 3 में। हमें क्या याद होती है? हमें सिर्फ ये याद होती है और हम यही मार्क कर कर आते हैं कि 3 कोर्ट्स। बट इन्होंने यहाँ पर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस भी दिया हुआ है। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें हिमाचल में स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट जज है, देन सिविल जज सीनियर डिवीजन, देन सिर्फ सिविल जज एंड देन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो कितनी डिविजन्स हैं? 4 डिविजन्स हैं जो करी गई हैं। ठीक है जी, नहीं हम देखेंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा रेफर करवाऊंगी। प्रोविंशियल कॉजेस में, प्रोविंशियल कोर्ट्स कॉजेस में लगाया हुआ ये एक्ट बनती है एंड मैं आपको इसकी थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सा इसके जुरिस्डिक्शन बताऊंगी, सो दैट हम आने वाले क्लॉजेस का जो है अच्छे से उसका एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 3 में कितने टाइप्स ऑफ कोर्ट्स दिए हुए? 4 टाइप ऑफ कोर्ट्स दिए हुए। ठीक है, 3 नहीं। देन है सिविल डिस्ट्रिक्ट्स। अब जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक होती है सिविल डिस्ट्रिक्ट, एक होती है रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और एक होती है पुलिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मैं आपको हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट्स अगर दिखाऊं, तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सिविल डिस्ट्रिक्ट्स हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ, ये लाहौल एंड स्पीति है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ ये सिविल डिस्ट्रिक्ट्स। बेसिकली जो हमारी कोर्ट्स हैं वो इस हिसाब से डिवाइडेड है। ठीक है, रेवेन्यू कैन बी डिफरेंट, पुलिस कैन बी डिफरेंट, कैन बी सेम ऑल्सो। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इन्होंने कहा कि ये डिवाइड किसने करी है? उन्होंने कहा ये डिवाइड करी है स्टेट गवर्नमेंट ने। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का काम किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है।
आपके प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड वो कैसे करेंगे? बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डिवाइड द हिमाचल प्रदेश इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट्स एंड मे, यहाँ पर पहला फंक्शन था इनका डिवाइड करने का। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? ऑल्टर भी कर सकते हैं लिमिट्स और नंबर ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स एंड मे डिटरमाइन द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईच स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ लोकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। हम आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है प्रिंसिपल ऑफिस या प्रिंसिपल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कैरी करता है एंड देयरफॉर उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो सारे काम है वो किसको देखने पड़ते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज को। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे? डिवाइड कर सकते हो, लिमिट्स ऑल्टर कर सकते हो, नंबर ऑल्टर कर सकते हो एंड हेडक्वार्टर्स भी डिसाइड करोगे सो दैट डीजे जो है डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सके। ठीक है। The civil districts existing in the state at the commencement of this act shall be deemed to have been formed under this act. इस एक्ट के टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वो ये ऐसे मानी जाएंगी कि इस एक्ट के लिए वो वाली डिस्ट्रिक्ट सही थी। ठीक है, कि एज ए वो इसी एक्ट के अंडर फॉर्म हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आया डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, हम देखेंगे इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन करता है। देन 7 में असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जहां पर आपने अपॉइंट किए हैं वो फंक्शन क्या करते हैं, वो पावर्स क्या एक्सरसाइज करेंगे, एंड आगे दूसरी देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट जजेस, अब अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट्स जो है जजेस की वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है। हमेशा आपने देखा होगा एडीजी के लिए भी पोस्ट निकलती हैं, एग्जाम्स होते हैं उनके भी। वो कौन करवाता है कंडक्ट? वो बेसिकली जो HPPSC आपका वो कंडक्ट करवाता है, बट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। हम हमेशा सुनते हैं हाई कोर्ट ने सीट्स निकाल दी हैं, बस अप्रूव कर दी हैं, बस जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट निकालनी है। तो ये कैसे होता है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना भी इजी रहेगा कि आपको पता होगा कि ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर एक टर्म इन्होंने यूज करी है, शैल, वर्ड यूज किया है शैल, ये ध्यान में रखना, मैं आपको इसके साथ पढ़ाऊंगी। अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक्स नेसेसरी। अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक्स नेसेसरी, ये हमें कैसे पता चल रहा है? अगर आप ध्यान करो तो हमेशा वेरिएबल नंबर ऑफ सीट्स निकलता है। ऐसा तो नहीं है कि हर बारी 10 एडीजे के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलती है। अभी हिमाचल के एडीजे के लिए निकली हुई थी जिसके 1 सीट है। ठीक है, तो ये वेरी करती है, इसलिए हमें ये कहां से पता चला? अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक्स नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतनी नंबर ऑफ सीटें निकाल देते हैं स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। एंड अब पावर असाइन करने की बात आ गई है। हाई कोर्ट शैल पोस्ट वन सच पर्सन टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। एंड जब फंक्शंस असाइन करने हैं तो वो हाई कोर्ट करेगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज बना देगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका प्रोवाइजो। प्रोवाइजो आपके प्री का क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर्स में बड़ी बारी आया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट द सेम पर्सन में, अब ये डिस्क्रिशन है, इफ द हाई कोर्ट थिंक्स फिट बी अपॉइंटेड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक डिस्ट्रिक्ट जज हमने कहा कि एक ही डिस्ट्रिक्ट का जज बनेगा, उसका एक ही डिस्ट्रिक्ट को हेड करेगा, लेकिन उन्होंने कहा हाई कोर्ट के पास क्या है? पावर है। में अगर उनको लगता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज चल जाएगा काम, तो वो कर सकते हैं अपॉइंट। ठीक है, ये प्रोवाइजो को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आपके प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे जिसको हम कहते हैं। ठीक है,
बेसिकली डीजे और एडीजे के पावर में ज्यादा मतलब फर्क तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक टर्म उन्होंने एडिशनल लगा दिया आगे, ठीक है। When the business pending before the court of any district judge requires the aid of an additional judge or judges for its speedy disposal, the state government may, after consultation with High Court, appoint such additional district judge as may be necessary. यहाँ पर पहले तो उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में, डीजे के ऑफिस में इतना काम है, लोड अगर हैवी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडीजे अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हमने देखा डीजे की जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है, शैल। शैल मतलब मैंडेटरी, आपको एक डीजे तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीजे तो चाहिए ही चाहिए। बट एडीजे चाहिए नहीं चाहिए ये मे है, एंड मे जो है इस डिस्क्रिशन डिपेंडिंग अपॉन दीज सर्कमस्टांसेस या दिस सर्कमस्टांस कि अगर बिजनेस बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो एडीजे अपॉइंट किए जा सकते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। सेशंस जज को भी यही कर रहे थे, सेशन जज नहीं सॉरी, डिस्ट्रिक्ट जज को। एंड एज में बी नेसेसरी, अगेन कैसे होगा, बिकॉज नोटिफिकेशन के बेसिस पे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जितने नंबर जरूरत होगी उतने अपॉइंटमेंट हो जाती है, ठीक है। डीजे और एडीजे आप बाय वे ऑफ प्रमोशंस भी बनते हो, प्रमोट भी करके आपको बनाया जाता है, एंड बाय वे ऑफ यहाँ पर एग्जाम्स के भी बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखो उन्होंने बोला कि एडीजे का काम क्या होगा, एंड एडीजे सो अपॉइंटेड shall discharge any of the functions of district judge which the high court or the district judge may assign to him, and in the discharge of his functions he shall exercise same powers as that of the district judge. तो अब एडीजे को उन्होंने बोला हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज जो है अपना काम उसको असाइन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पावर्स भी उसको वो असाइन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है, एडीजे को जो है फंक्शंस कौन दे रहा है, या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज, एंड उसकी सेम पावर्स होती हैं। इट इज ओनली असिस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं, बट एडिशनल जो होते हैं वो एट पार होते हैं विद सेशंस जज, विद द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। The High Court or the District Judge may assign to an additional District Judge any of the functions of District Judge, including the functions of receiving and registering cases and appeals. ये मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ही बताया, डीजे क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन द टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की कौन सा केस किसके पास जाएगा, एंड ऑफ कोर्स पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन आल्सो। इन्होंने अंदर ही डिवाइड करके रखा होता है कि अगर इस एरिया का केस है तो इस सिविल जज के पास जाएगा, इस एरिया का केस है तो इस सिविल जज के पास जाएगा, ठीक है। which but for assignment of functions could be instituted in the court of district judge, and in the discharge of those functions the ADJ shall, notwithstanding anything contained in the act, exercise the same power as the district judge. तो उन्होंने बोला ये वाला फंक्शन ऑफ रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग द केस एंड अपील जो अदरवाइज डीजे के पास था ना, वो एडीजे भी कर सकता है, ठीक है। वो एडीजे भी कर सकता है, एंड एडीजे उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए सेम राइट्स एंड पावर्स होंगे जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास होंगे, उस पावर टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस मतलब केस डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। आ रही है समझ? अब है सिविल जज। कौन बनने वाला है सिविल जज? जो आप लोग पेपर दे रहे हैं वो इसी के लिए है, ठीक है। जिसके लिए आप लोग अपीयर होने वाले हैं, जिसके लिए आप इतना संघर्ष और तपस्या कर रहे हैं, वो इसी के लिए है, ठीक है। ये सवाल मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था हिमाचल के, ठीक है। मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोसेस या प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मतलब ऑफ यू पीपल, ठीक है।
तो पहले मैंने उनको अपने साइड का प्रोसीजर बताया, तो उन्होंने मुझे बोला नो दैट इज व्हाट यू पीपल डू, टेल अस व्हाट वी डू। ठीक है, फिर मैंने उनको ये बताया था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट नंबर ऑफ सीट्स निकालते हैं एंड एडवर्टाइज करते हैं एंड एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। सो वो कहाँ से आ रहा था, वो क्वेश्चन यहाँ से प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा था आपके। ठीक है, तो हम अब ये तो मुझे लगता नहीं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। नोटिफिकेशन आती हैं अखबार में, ऑनलाइन आती है, उनकी वेबसाइट पे आ जाती है, ऊपर लिखा होता था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एंड उन्होंने सीट्स किसके साथ निकाली होती है, हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद उन्होंने सीट्स निकाली होती हैं। ठीक है, एंड एग्जाम्स भी वही कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, सो द स्टेट गवर्नमेंट अगेन मे, ये मे ने इतनी जिंदगी खराब कर रखी थी कि 2019 के बाद 2023 में पेपर निकला है। ठीक है, ये इस मे की वजह से कि उनकी मर्जी है, वो जब मर्जी निकाले। ठीक है, कोई उन पे वो नहीं है मैंडेटरीली कि उन्होंने साल में एक बार ही निकालना है या नहीं निकालना। ठीक है, एंड फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, हरियाणा का 2021 में निकला था। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं कि वो एग्जाम आएगा अगेन। पंजाब अभी मेंस होके हटे हैं, तो ये क्या है, ये इस मई की वजह से है कि उनकी डिस्क्रिशन है, वो जब मर्जी निकाले। एंड आपको पता है ये 2023 वाले जो ये सीट्स निकली है ना, ये 2020 से अप्रूव्ड थी, 2020 के एंड से। ठीक है, और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ऐड होती गई हैं, ऐड होके भी 3 निकली हैं जनरल में। ठीक है, बट अदरवाइज ये अप्रूव्ड थी तब से। उस टाइम टोटल 10-11 सीट्स थी, जो अब तक निकलते निकलते 17 सीट्स कर दी है प्लस एंटिसिपेटेड, है ना। चलो, इन्होंने बोला था स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट फिक्स द नंबर ऑफ सिविल जजेस टू बी अपॉइंटेड। और ये सिविल जजेस कौन से है, सीनियर डिवीजन भी है, जूनियर डिवीजन भी है। बेसिकली निकलता हमारा सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए ही है। सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे निकलती है हमारी एडवर्टाइजमेंट। और हमारी जो पोस्टिंग होती है वो एज ए जूनियर डिवीजन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आप सीनियर डिवीजन बनते हो। ठीक है, district court to be principal civil court of original jurisdiction। ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, ये इसका नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आएगा, एक डिस्ट्रिक्ट का जो प्रिंसिपल कोर्ट है वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टली केस वहां पर कर सकते हो। बट अगर हम सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी याद करें, सेक्शन 9 क्या कहता है ऑफ सीपीसी, सेक्शन 9 कहता है कि सारे कोर्ट्स के पास सूट्स ऑफ सिविल नेचर सुनने की क्षमता है। ठीक है, बट रेड विद सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी वो क्या कहते हैं, ठीक है पावर तो सबके पास है, लेकिन आप लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड में केस इंस्टीट्यूट करोगे। ओरिजिनल jurisdiction ऑफ सिविल कोर्ट्स, ये बात कर रहे हैं पिक्यूनियरी jurisdictions की। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगी। 2022 की नोटिफिकेशन है हमारी। मैं अदरवाइज ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट शिमला, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है। High Court of Himachal Pradesh in exercise of powers vested under Section 29, read with Section 10 and 11 of HP Courts Act, as well as in the super session। पहले 2013 की नोटिफिकेशन थी, पंजाब एंड हरियाणा में 2014 वाली नोटिफिकेशन चल रही है अभी।
यहाँ पर 13 वाली थी। इन्होंने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या है, 60 lakhs बट नॉट टू एक्सीड ₹1 करोड़। ठीक है। देन सीनियर डिवीजन की क्या है, 30 से 60 lakhs। सिविल जज, अब देखो यहाँ पर इन्होंने जूनियर डिवीजन नहीं लिखा हुआ, सिविल जज की क्या है, विच डज नॉट एक्सीड 30 लाख। 17/10/2022। ये मैं आपके ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगी, बट अदरवाइज अगर नहीं होते तो ये नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों को तो भेज दी हुई है मैंने शायद, है ना, इन लोगों को अलग से भेजी हुई है ना। चलो ठीक है, अब ये हमने देख ली। यहाँ पर पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन किसने निकाली है, हाई कोर्ट ने अलग से नोटिफिकेशन से निकाली है। तो कोर्ट्स एक्ट सिर्फ ये बोल रहा है, सीपीसी में कहीं दी हुई है पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 6 सिर्फ आपके वो मेंशन करता है, बट एज सच लिमिट्स कहीं पे भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव jurisdiction in all original civil suits the value of which does not exceed, अब वहां पर 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, ये डिस्ट्रिक्ट जज की हो गई, सेक्शन 10। सेक्शन 11 किसकी बात करता है, सिविल जजेस की। Subject to the limits specified in Section 10, the jurisdiction to be exercised in original civil suit as regards the value by any person appointed to be civil judge shall be determined by High Court either by including him in a class or otherwise as it thinks fit। तो उन्होंने क्लास क्या बना दी, सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज सिर्फ। अब 12 बात कर रहा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। ठीक है, 12 बात कर रहा है लोकल लिमिट्स, दैट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या कहते हैं, द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल जज शैल बी एज द हाई कोर्ट में डिफाइंड। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट बताएगा कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट तक आपकी पावर जो है वो चलेगी, या आपका कौन सा एरिया है। When the High Court posts a civil judge to a district, the local limits of the district shall be deemed to be the local limits of his jurisdiction in the absence of direction to the contrary। तो जब एक जज को पोस्ट किया जाता है तो उसकी लोकल लिमिट्स क्या होती है, वो लोकल लिमिट्स वही सिविल डिस्ट्रिक्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने डिवाइड किया होता है डिस्ट्रिक्ट्स को। याद है, डिस्ट्रिक्ट्स को किसने डिवाइड किया है, सेक्शन, पक्का 4 में। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऑर्डिनरीली वही डिस्ट्रिक्ट्स जो होंगी वो ही वहां तक उनकी पावर एक्सटेंड करेगी, वही उनका एरिया ऑफ पावर होगा, बट दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, डायरेक्शन टू कॉन्ट्ररी। हाई कोर्ट ये भी बोल सकते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा लिमिट में जा रही है या आपकी लिमिट कम भी कर सकती है। ठीक है, अब यहां पर आया नेक्स्ट, पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज विद द स्मॉल कॉज कोर्ट जुरिस्डिक्शन। हम रेफर कर रहे हैं प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट, हम रेफर करेंगे इसका सेक्शन 15 और 16। jurisdiction of small causes, courts of small causes। इन्होंने बोला कोर्ट ऑफ स्मॉल causes shall not take cognizance of the suits specified in the second schedule as suits accepted from the cognizance of small causes and subject to the exceptions specified in that schedule and to the provisions of any enactment for the time being in force, all suits of civil nature of which the value does not exceed 500 rupees shall be cognizable by
court of small causes. Subject to, as aforesaid, the state government may, by order in writing, direct that all the suits of civil nature of which the value does not exceed 1000 shall be cognizable by court of small causes. ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा सीधा सीधा, उन्होंने कहा कि 500 रुपए से नीचे तक का जो केस है वो जाएगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 1000 रुपए तक उसको एक्सटेंड कर सकती है. हम आगे इसकी नोटिफिकेशन भी देखते हैं. एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज. उन्होंने बोला अ सूट कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज shall not be tried by any other court having jurisdiction within the local limits of the jurisdiction of court of small causes by which the suit is triable. तो उन्होंने बोला सीधी सीधी सी बात है, जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ट्राई कर सकते हैं ना केस, वो कोई और कोर्ट जो है वो ट्राई नहीं करेगा. मतलब कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज की क्या है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है. ठीक है, तो अब हमारे सवाल आया, एचपी में क्या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है? हाँ, है पड़ा, इन एग्जिस्टेंस है. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे पीछे, कहाँ है? हाँ जी, आप हिमाचल से हो? नहीं, वो पढ़ा था, वो पावर है, बट क्या अदरवाइज एग्जिस्ट करते हैं? चलो ये आप लोग घूम कर लेकर आना फिर. ठीक है, बट एक प्रोविजन साथ में उसके बता देती हूँ. हम इसका शेड्यूल बाद में देखते हैं. इन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट नहीं है ना आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, सिविल जजेस को पावर दे सकते हो कि उनके जो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन वाले केसेस हैं वो सुन सके. क्योंकि प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एक्ट कहती है कि जो ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज की है ना, सिर्फ वही वो एक्सरसाइज कर सकते, कोई और कोर्ट नहीं एक्सरसाइज कर सकता. बट इन्होंने कहा यहाँ पर हम हाई कोर्ट जो है क्या करेगा, may by notification in the official gazette confer within such local limits as in think fit upon any civil judge the jurisdiction of a judge of court of small causes under the Provincial Small Cause Courts Act for the trial of suits cognizable by such courts up to the value not exceeding 2000 rupees as it thinks fit and may withdraw any jurisdiction so conferred. तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, जनरली तो 500 रुपए है, बट 1000 रुपीज तक एक्सटेंड कर सकते हैं. बट ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है, वो एक्सटेंड कर सकते हैं अमाउंट. तो यहाँ पर हिमाचल वालों ने बोला कि 2000 से नीचे वाले जो केसेस हैं वो हम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस को दे रहे हैं. ठीक है, बट उन्होंने बोला कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस नहीं है ना, तो आप क्या करो, सिविल जज को वो पावर दे दो टू डील विद सच केसेस. ठीक है, क्लियर है ये? तो इसमें से याद रखने वाली चीज क्या है कि एक तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि फंक्शंस या पावर दे. ठीक है, देन अमाउंट क्या है, 2000 रुपीज. और किसको दे रहे हैं, स्मॉल कॉज कोर्ट की पावर सिविल जज को दे रहे हैं. ठीक है, रजत उनको बोलना है पानी प्लीज चेंज कर दे, ये साफ नहीं है. ठीक है, क्लियर है ये आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा प्री के लिए. ठीक है, मैं जितना लॉजिक डाल सकती हूँ या है समझा सकती हूँ वो कर रही हूँ, ताकि रट्टा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लॉजिक से समझ के याद करना थोड़ा सा इजी होता है. तो जहां जहां पर भी वो पॉसिबल है वो मैं आपको साथ में लिंक कर रही हूँ. तो बट अदरवाइज उसके सिवा भी आपको एनीवेज रट्टा तो मारना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी एप्स हैं. बट आई थिंक हिमाचल का प्लस पॉइंट सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको 2-2 घंटे का इंटरवल मिलता है, तो आप रिवाइज कर सकते हो.
है ही नहीं कोई। तो आपका ये पहला पेपर है, 9 to 10 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे की ब्रेक होगी, 10 to 12 की, ठीक है। फिर 12 to 1 आपका सिविल लॉ 2 होगा, 50 क्वेश्चंस। एंड देन 12 to 1 आपका पेपर हो गया, 1 to 3 आपको ब्रेक मिलेगी, एंड 3 to 4 आपका फिर पेपर होगा क्रिमिनल लॉ का। नो लैंग्वेजेस, नो जीके, नो कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो नेगेटिव मार्किंग। और क्या चाहिए बताओ। अब इससे अगला तो यही है कि वही तुम्हारा पेपर करें आके, है ना। तुम्हारे घर वाले भी बिठा देंगे, ये लो इकट्ठे पेपर कर लो। ठीक है। वो लीगल वे में आपसे केस लॉज पे बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो लेटेस्ट केसेस हैं उनसे थोड़ा सा वाकिफ होके जाओ, ठीक है। और रेंट एक्ट में तो वो बहुत ही एक उनका अलग लेवल ऑफ क्वेश्चंस है डालने का। मैच द फॉलोइंग में पता है क्या देते हैं, केसेस के नाम देते हैं, एंड केसेस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो देते हैं। सब लेटिंग पे है, बोनाफाइड परचेजर पे है, ठीक है, कौन से ग्राउंड पे है, इसके साथ वो केसेस देते हैं। तो रेंट एक्ट तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी का कोई नोन है जो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है, हिमाचल हाई कोर्ट में अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनसे पूछो कि कौन सी लेटेस्ट रूलिंग्स निकली हैं आपके हाई कोर्ट की। उनका एक रेंट जर्नल आता है, ठीक है, अगर वो किसी को मिल सकता है तो ले आना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट सेक्शन, एक्सरसाइज बाय सिविल जजेस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन सर्टेन प्रोसीडिंग्स। अब कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जहां पर सिविल जज के पास पावर है टू एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो पहले सेक्शन 13 में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस की पावर दी जा रही थी डिस्ट्रिक्ट जज को, सिविल जज को, एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज की पावर दी जा रही है सिविल जज को, ठीक है। तो ये 13-14 में सेक्शन याद रखना। अब इसमें याद रखने वाली चीजें क्या है, इसमें याद रखने वाली चीजें हैं ये। कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जिसके लिए ये पावर जो है वो की जा सकती है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है। प्री का सवाल है और डी आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपने ये ईयर्स भी याद रखने हैं, ठीक है। कई बार वो ईयर्स भी ऊपर नीचे कर देते हैं, वैसे हिमाचल वाले करते नहीं है इतने अच्छे हो, बट अदरवाइज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इनके ईयर्स भी याद रखने हैं। और ये पावर किसने दी है, अगेन किसने दी है, हाई कोर्ट ने दी है। The High Court may, by general or special order and subject to the provisions of any other law for the time being in force, authorize any civil judge to take cognizance of and any district judge to transfer such a civil judge under his control any proceedings or any class of proceedings जो ये वाली है। तो डिस्ट्रिक्ट जज खुद भी दे सकता है, बट वो खुद कैसे देगा, अगर उसको हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया हुआ है, एंड डायरेक्टली हाई कोर्ट भी दे सकता है, ठीक है। The district judge may withdraw any such proceedings taken cognizance of by or transferred to a civil judge, and may either himself dispose of the same, dispose of them, or transfer them to any other court under his control competent to dispose of the same. अब इन्होंने कहा जो हाई कोर्ट ने या तो आपको पावर दी है, ट्रांसफर की है, ट्रांसफर वर्ड में डिस्ट्रिक्ट जज के साथ ही होंगी, आपको हाई कोर्ट ने अगर एक प्रोसीडिंग्स ये वाली दी है, या डिस्ट्रिक्ट
जज ने आपकी जो है ट्रांसफर की है आपको प्रोसीडिंग्स, आप कौन हो, सिविल जज, तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज वो प्रोसीडिंग्स विड्रॉ भी कर सकते हैं आपसे, वापस भी ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, या तो खुद ट्राई करें या किसी और जज के पास जो कॉम्पिटेंट है टू ट्राई दीज टाइप ऑफ केसेस, उनको भी दिया जा सकता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट, जब वो सिविल जज इन ऊपर तीन दिए गए केसेस में, सर्कमस्टांसेस में डिसाइड कर रहा है केस, देन वो क्या करेगा, रूल्स एप्लीकेबल किस में होंगे, टू लाइक प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। रूल्स कौन से लगेंगे, एज इफ डिस्ट्रिक्ट जज उसको डिसाइड कर रहा हो। ठीक है। 15 सेक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ है, एचपी का देखा है, अंदर से देखा है, खूबसूरती देखी है उसकी। उनके जो जजेस बैठते हैं ना, जहाँ पे जस्टिसेस बैठते हैं, उनके जो बेसिकली कोर्ट्स लगते हैं ना, वो टू दिस साइड है, मतलब जहाँ से आपको वो सीनिक व्यू पूरा दिखता है, पहाड़ दिखते हैं। ठीक है। तो वहाँ का, और वो बड़े बड़े ग्लासेस हैं साइड में, एंड उससे पूरी सीनिक ब्यूटी दिखती है, और सर्दियों की धूप भी आती है। एंड इट इज ऑल वुडन फ्रॉम इनसाइड। जो उनका अंदर आर्किटेक्चर है, वो पूरा इंटीरियर्स जो है वो सारे वुडन है, एंड वुडन फॉर अ पर्पज होते हैं। वहाँ के घर भी जो है ना वो वुडन उससे बनते हैं, क्योंकि वुड आपको वार्म रखती है। ठीक है। सीमेंटेड हाउस जो है, अब तो चलो सीमेंटेड ही बनते हैं, जो पुराने घर बनते थे ना वो वुड से बनते थे, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि वो वार्म रहते हैं, एंड सीमेंटेड वाले ठंडे हो जाते हैं। ठीक है। शिमला में अभी भी फिलहाल लोग स्वेटर डाल लेते हैं, अभी भी इस मौसम में भी। वहां पर जहाँ पे बारिश हुई, वहां पर आपके स्वेटर्स डलते हैं, एंड जो कुछ लोग अगर ओल्ड हैं या बीमार हैं, उनके हीटर भी चल जाते हैं। चलो, द हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस और प्लेसेस एट विच एनी कोर्ट अंडर दिस एक्ट इज टू बी हेल्ड। तो जो सीट है, कोर्ट कहाँ पर लगेंगे, वो कौन डिसाइड कर रहा है, हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा है। अगेन ये भी क्या है, वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ही है। सवाल बनता है प्री का ये, द प्लेस और प्लेसेस सो फिक्स्ड मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि अगर हम शिमला के कोर्ट की बात करें, शिमला की जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम आपको ये दिखाएं मैप जो था हमारे पास, शिमला का जो कोर्ट है आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट भी बैठ सकता है, ऑल्दो उसकी ज्यूरिसडिक्शन ये है, बट वो सिरमौर या सोलन के कोर्ट में भी सीट लगा सकते हैं। और ये पावर कौन देता है, ये राइट या ये जो प्लेस है वो डिसाइड कौन करता है, हाई कोर्ट। ठीक है। आउटसाइड बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन तो मतलब कहीं पे भी बैठ जाए। ठीक है। except as may be otherwise provided by any order under this section, a court under this act may be held at any place within the local limits of its jurisdiction. तो within the jurisdiction भी किसी place पे भी हो सकता है, beyond the local limits भी हो सकता है। ठीक है। और सीट डिसाइड कौन करता है, हाई कोर्ट। हाँ जी। चले आगे। कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव कंट्रोल ओवर ऑल द सिविल कोर्ट्स अंडर दिस एक्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन। तो हमने सेक्शन 9 में भी पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, प्रिंसिपल कोर्ट है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब उसके नीचे जो सारे सिविल डिस्ट्रिक्ट सिविल जजेस हैं
वो दे विल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सिविल, हमारा डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस के अंडर आते हैं सारे सिविल जजेस। ठीक है, रिपोर्ट उनको करते हैं। साथ में इन्होंने एक लाइन कर दी, सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। ये कहाँ से आ रहा है? अब बोल दो हमने तो पढ़ी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ी है? पढ़ी है? पढ़ी है तुम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन? बता दो फिर। हाँ, पहुंचने वाले थे वहां तक। अच्छा, चल रही है तुम लोगों की। ठीक है, अभी तक कहाँ पहुंचे हो? आज पहुंचेगा, चलो पहुंच जाओगे। तो जनरल सुपरिटेंडेंस की पावर है जो है हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो सारे मैटर्स जो है, अगर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी चलती है अगेंस्ट एनी सिविल जज, तो वो कहाँ जाती है? वो हाई कोर्ट में हो रही होती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट जज का है एंड प्लस किसका कंट्रोल है? हाई कोर्ट का। तो आपका अगर प्री का सवाल आता है कि सिविल जजेस का ऊपर किसका कंट्रोल है, तो वो दोनों का है, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज दोनों का कंट्रोल है। ठीक है, क्या हुआ? जनरल सुपरिटेंडेंस तो मतलब वो आपको आर्टिकल ने दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। सो हाई कोर्ट का तो एनीवेज है ही है, साथ में डिस्ट्रिक्ट जज भी आप पे कंट्रोल करेगा। एंड डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भी सुपरिटेंडेंस किसका है? हाई कोर्ट का है। ठीक है, क्लियर है ये? पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, notwithstanding anything contained in CPC, every district judge may, by written order, direct that any civil business cognizable by his court and the courts under his control shall be distributed among such courts in such manner as he thinks fit. Notwithstanding anything contained in CPC का क्या मतलब हुआ? कि सीपीसी में जो मर्जी लिखा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर होगी क्या करने की? बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करने की। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जजेस डिसाइड करके रखते हैं कि इस एरिया का आएगा, एंड ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू पिक्यूनियरी एंड सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन आल्सो। इस एरिया का आएगा तो हम इस जज को देंगे, इस एरिया का आएगा तो हम इस जज को देंगे। एंड इट कैन बी मल्टीपल एरियाज का जो है, ये एक जज है जहां पर छोटी डिस्ट्रिक्ट्स होती है, एंड ये मल्टीपल एरियाज का इस जज के पास आएगा। तो वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, क्योंकि पहले फाइल किसके पास जानी है? पहले फाइल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जानी है। डिस्ट्रिक्ट जज ने आगे बिजनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो ये कहां से आई पावर? ये सेक्शन 17 में आई। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस कौन करता है? डीजे करेगा। ठीक है जी। Provided that no direction issued under this section shall empower any court to exercise any powers or deal with any business beyond the limits of its jurisdiction. तो जो डीजे ने डिसाइड करना है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो बिजनेस, वो विद इन इट्स jurisdiction ही कर सकता है, एंड आउटसाइड द jurisdiction वाले केस भी वो एक्सेप्ट करके ये नहीं कर सकता कि वहां पर बांट दे। So it is only in relation to his own jurisdiction, his own district, that he can exercise this power. ठीक है जी, क्लियर है ये? मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट क्या होते हैं? मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स क्या होते हैं? हाँ, मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स क्या होते हैं? स्टाफ ऑफ द कोर्ट। जो स्टाफ होता है हमारे कोर्ट का, उनकी अपॉइंटमेंट भी तो होती है ना। आई थिंक अभी दिल्ली के लॉ रिसर्चर्स की पोस्ट निकली हुई थी हाई कोर्ट की, और देखी थी किसी ने? तो साथ साथ ना, अगर ऐसी कोई लॉ रिसर्चर की पोस्ट आती है ना, वो भी भर दिया करो। उसमें एक्सपीरियंस थोड़ी कहते हैं।
अरे तो तुम अप्लाई तो करो, मतलब तुम तो मैदान में उतरने से पहले ही हार मान लेते हो। चलो, मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स क्या है? स्टाफ ऑफ द कोर्ट। स्टाफ ऑफ द कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए हम देखते हैं कि किसके पास पावर है। सेक्शन 18 अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्री, हेडिंग इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं ऑफिसर्स कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट होने हैं। एंड साथ में द मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन अपॉइंट करेगा? शैल बी अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज, बट द सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। ये चीज याद रखनी है। बाकी सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो सारा स्टाफ है, वो कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेंगे, बट द सुपरिटेंडेंट जो है वो कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट करेगा। द मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। तो नीचे जो सिविल जजेस हैं उनके भी मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेगा? डीजे करेगा। अपने कोर्ट के भी किए, उनके कोर्ट के भी डीजे करेगा। Every appointment under this section shall be subject to such rules as the High Court with the prior approval of the government may make in this behalf. Any order passed by district judge under this section shall be liable to be reversed or modified by High Court. तो अगर अपॉइंटमेंट हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट की पावर ही नहीं है। अपॉइंटमेंट करके हाई कोर्ट चेंज भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है, मतलब कि जो अपॉइंट हुआ है उसको बाहर भी निकाल सकता है। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस पावर। अब ये वर्ड है डेलीगेशन। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेट कर देना, आगे अपनी ड्यूटी किसी और को दे देना। ठीक है, यहां पर इन्होंने बोला कि 18(2) में पावर क्या थी? सिविल जजेस के जो कोर्ट्स में मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं, वो वाली ड्यूटी जो है डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है? आगे सिविल जजेस को कन्फर कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। मतलब सीधी सीधी सी बात कि अपने कोर्ट का मिनिस्टीरियल स्टाफ तुम खुद अपॉइंट कर लो, मैं आपको ये ड्यूटी दे रहा हूँ, ये आपको पावर दे रहा हूँ, ये ड्यूटी डेलीगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब अपने स्टाफ का मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स जो थे, अपना स्टाफ अपॉइंट करने का राइट डीजे के पास है, सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, सिविल जजेस के मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का अधिकार भी किसके पास है? डीजे है, बट वो सेक्शन 19 के अंदर उसको डेलीगेट कर सकता है सिविल जजेस को। ठीक है, एंड लास्टली ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, दिस इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जब मर्जी चाहे उसको रिवर्स या मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, आई कहानी समझ में? Appellate and revisional jurisdiction in cases. अपील्स फ्रॉम डीजे और एडीजे कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? ऑब्वियस सी बात है, हाई कोर्ट जाएगी। हायरार्की में नेक्स्ट कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट। Save as otherwise provided by an enactment for the time being in force, an appeal from decree or order of a district judge और additional district judge, क्योंकि additional district judge की भी क्या है? सेम पावर्स है एंड सेम फंक्शंस है जो डीजे के हैं। एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो मतलब ये किसकी बात हो रही है? फर्स्ट अपील की बात हो रही है। फर्स्ट अपील इज अ राइट, सेकंड अपील हर जगह नहीं होती। सेकंड अपील आपकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन में होती है, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में होती है। An appeal shall not lie to the High Court from a decree or order of an ADJ in any case in which, if the decree or order had been made by DJ, an appeal would not lie to the court. तो अगर यही सेम डिसीजन डीजे ने दिया होता एंड इसकी अपील ना लाए करती, तो सेम प्रोविजन एडीजे पे भी अप्लाई करेगा। अगर एक केस जो डीजे ने डिसाइड करना था और वो एडीजे ने दिया है, उसको पावर कन्फर हो गई थी, एंड अब अगर डीजे ने उसको डिसाइड किया होता तो उसकी अपील की राइट नहीं था। सिमिलर प्रोविजन जो है एडीजे पे भी लगेगा। एडीजे की भी उस डिसीजन से अपील लाए नहीं करेगी। बेसिक है।
ठीक है, बट हम इसमें भी लूप होल्स निकाल लेते हैं, इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया। अगर ये प्रोविजन ना होता ना, तो हम क्या कहते कि यहाँ पर डीजे ने थोड़ी किया है, एडीजे ने किया है, तो इसकी तो अपील बनेगी। बट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि चाहे डीजे ने दिया है चाहे एडीजे ने दिया, अगर अपील नहीं लायक करती है तो नहीं जाएगी उससे। अपील्स फ्रॉम सिविल जज, इन्होंने बोल दिया 20 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी चेंज नहीं है, ये वाली कुछ अमेंडमेंट्स हैं हुई हुई, बट हमारे को अभी यही वाली लास्ट वाली याद रखनी है, जहां पर 20 लाख रुपीज है, डिड नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज। बट अगर अब आप देखो तो ये फिलहाल की उसमें टेरिटोर पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में ये सेट नहीं बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थ्रू द डिस्ट्रिक्ट जज वेयर द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सूट इन विच डिक्री और ऑर्डर वाज मेड डिड नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज, तो वो किसको जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज को। एंड जहां पर 20 लाख रुपीज से एक्सीड कर गई तो वो सीधा हाई कोर्ट को जाएगी। यहाँ पर इन्होंने जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की नोटिफिकेशन अब निकाली है, उसके बेसिस पे यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो 20 लाख तक का अगर सूट था, सिविल जज जो फर्स्ट है, जूनियर डिवीजन है, उसकी कितनी पावर है, 30 lakhs। ठीक है, देन 30 to 60 एंड देन 60 to 1। यहाँ पर उन्होंने बोला कि 30 तक की आपकी ओरिजिनल की जुरिस्डिक्शन बनती है सिविल जज जूनियर डिवीजन की, तो वहां पर अगर सूट की वैल्यू 20 लाख रुपीज तक की है ओरिजिनल वाले की, तो आपकी अपील किसके पास जाएगी, डीजे के पास जाएगी। एंड 20 से ज्यादा हुआ, एक्सीड करा, तो वो किसके पास जाएगी, हाई कोर्ट के पास। ये जो लिमिट है ये प्लीज याद रख लेना, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। The High Court may by notification direct that appeals lying to district court from all or any of the decrees or order passed in an original suit by civil judge shall be preferred to such other civil judge as may be mentioned in the notification, and appeals shall thereupon be preferred accordingly, and the court of such other civil judge shall be deemed to be district court for the purposes of appeal so preferred। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट के पास पावर है क्या करने की, जो ओरिजिनली अपील्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जानी चाहिए थी वो किसी और सिविल जज में वेस्ट करने की। ठीक है, एंड इस केस में उन्होंने बोला कि सिविल जज जो उस केस में पावर एक्सरसाइज करेगा ना, वो क्या होंगी, इट शैल बी डीम्ड एज इफ वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है, तो मतलब उसकी पावर्स का जो स्कोप है वो वाइडन हो जाएगा, एंड जो पावर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है वो पावर्स एक्सरसाइज करेगा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री, ना ही प्री के लिए ना ही मेंस के लिए। पावर ऑफ चीफ जस्टिस टू ट्रांसफर पेंडिंग सूट्स अपील एंड प्रोसीडिंग्स टू सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स, हेडिंग याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ये बिफोर द कमेंसमेंट की बात कर रहा है। इमिजिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट जो केसेस थे वो ट्रांसफर करने की पावर किसके पास थी, चीफ जस्टिस के पास। ठीक है, तो हेडिंग याद रखना। पावर टू ट्रांसफर टू सिविल जज अपील्स फ्रॉम अनदर सिविल जज, एक सिविल जज से अपील उठा के दूसरे सिविल जज के पास डाल दी, वो किसके पास पावर है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ठीक है, mode of conferring powers except as otherwise provided under this part by any power that may be conferred by the high court on any person under this part may be conferred on such person either by name or by virtue of office। by name मतलब या तो नाम से, by virtue of office मतलब designation से। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर्स, ये बेसिकली क्या है, सीधी सी बात है, अगर एक सिविल जज की ट्रांसफर
एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, तो क्या उसकी पावर्स में कोई चेंज आता है? वो सेम रहती है। और यही चीज सेक्शन 24 ने कहा। ठीक है, आप यहाँ पर भी अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रमोशन हो गई हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर सिविल जज जूनियर डिवीजन थे एंड आप वो ट्रांसफर होके दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जूनियर डिवीजन बने हो, तो आपकी सेम पावर्स रहेंगी। बट अगर आप ट्रांसफर होके प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हो रहे हो सीनियर डिवीजन, तब ऑब्वियसली आपकी पावर्स जो है एक्सपैंड करेगी। प्रोविजंस रिगार्डिंग पिटिशन राइटर्स। पिटिशन राइटर्स कौन होते हैं पता है? बेसिकली इनका काम सिर्फ, हाँ, टाइपिंग का होता है। नहीं, स्टेनो नहीं होते ये। स्टेनो तो आपके कोर्ट के ऑफिसर्स हो गए, ये आपके कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं। ये सिर्फ इनका काम टाइपिंग का होता है। ठीक है, ये आपको टाइप करके दे देंगे। अगर आप कभी कोर्ट्स में जाओ तो आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे ऐसे। हाँ, नहीं नहीं, नोटरी अलग होता है। ये स्पेसिफिकली पिटिशन राइटर्स होते हैं। ये सिर्फ आपको लैपटॉप या वो देख के टाइप करते हैं, आपकी पिटिशन टाइप कर देंगे। पिटिशन राइटर्स के रूल्स कौन बनाता है? हाई कोर्ट बनाता है। ठीक है, पिटिशन राइटर्स दो टाइप के होते हैं, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 1 जो है वो हाई कोर्ट में बैठते हैं, ग्रेड 2 जो है जो अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बैठते हैं। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, रूल्स कौन बनाता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अपने अलग रूल्स निकलते हैं एंड उसमें वो क्या करते हैं? डिक्लेयरिंग व्हाट पर्सन्स शैल बी परमिटेड टू एक्ट पिटिशन राइटर्स, regulating the issue of licenses, determining the authority by which breaches of such rules shall be investigated. तो बेसिकली इनका भी एक एग्जाम होता है। सो आई थिंक मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 12th ओनली। 12th पास जो है यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम। नोटिफिकेशंस निकलती हैं इनकी भी, ठीक है, एंड आपको लाइसेंस मिलता है एंड उसके बेसिस पे आप क्या बन जाते हो? पिटिशन राइटर बन जाते हो। तो ये सारे रूल्स हाई कोर्ट रेगुलेट करता है। 26 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 26 क्या बात करता है? कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। हाई कोर्ट एक कैलेंडर निकालता है ईयर की स्टार्टिंग में, जिसमें वो सारा आपका छुट्टियां लिख देता है। ठीक है, तो ये काम किसका है? हाई कोर्ट का। छुट्टियां चल रही है अभी कोर्ट की। The High Court shall prepare the list of days to be observed in each year as holidays in civil courts subordinate thereto, and ये list क्या होगी? It shall be published in official gazette. Then is seal. seal भी कौन डिजाइन करता है? हाई कोर्ट। सील कहाँ कहाँ यूज होती है? हर एक जगह। हम अगर आपको समन्स के अपने प्रोविजन याद हो तो वहां पर भी लिखा हुआ है साइंड, सील्ड, इन डुप्लीकेट। ये क्या है? सील कौन सी है? वो सील जो हाई कोर्ट ने डिसाइड की हुई है। टेम्पररी वैकेंसीज ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है अगर नहीं है, तो जो उससे नेक्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है जो सीनियर होगा इन पोजीशन, नॉट इन एज बट इन सर्विस, उसको लगा देंगे टू फुलफिल द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अगर एडीजे नहीं है तो जो सिविल जज है सीनियर मोस्ट इन रैंक, ही विल फुलफिल द फंक्शंस ऑफ डीजे। ठीक है, पावर टू मेक रूल्स हाई कोर्ट के पास है। रिपील्स एंड सेविंग्स, जब हमने बात करी थी कि इट इज एन इनैक्टिंग लॉ, तब हमने कहा था कि लॉ बनाया है, तो मतलब इससे पहले इस पे क्या लग रहा था? पंजाब कोर्ट्स एक्ट, जो कि हिमाचल का नहीं था। ठीक है, एंड हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स ऑर्डर 1948। तो एज सच हिमाचल प्रदेश की कोई एक्ट नहीं थी। तो प्रियम्बल में हमने पढ़ लिया था कि इट इज एन इनैक्टिंग प्रोविजन, एंड ये दो चीजें रिपील हुई थी। तो ये है आपका एचपी कोर्ट्स एक्ट।